कश्मीर अकेली रियासत थी जो बॉर्डरिंग स्टेट था, बॉर्डर स्टेट था। पाकिस्तान का सपना देखने वालों के सपने में जब भी सपना देखा उसमें पाकिस्तान में उनको कश्मीर दिखता ही दिखता था। उनका हमेशा से था कि पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान और ये जो है अपना कश्मीर, ये सारा मिल जाए तो पाकिस्तान का मुकम्मल नक्शा बनेगा, ये उनकी राय थी। भारत इस मामले में थोड़ा सा सहज था उस समय। माउंटबेटन के मित्र थे राजा हरि सिंह, मित्र थे मतलब परिचित थे, ऐसा नहीं कि दोनों साथ में कंचे खेलते थे, ऐसा भी नहीं था, लेकिन परिचित थे, मिलना जुलना होता था। तो जब माउंटबेटन को लग गया कि मामला फंसेगा तो जून 1947 में माउंटबेटन हरि सिंह के पास गए श्रीनगर। हरि सिंह वहां के राजा थे, डोगरा वंश के आदमी थे, जो कर्ण सिंह अभी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे, उनके पिता थे। हरि सिंह वैसे ही राजा थे जैसे राजा आमतौर पे होते हैं, प्रजा से कोई मतलब नहीं, अपने शौक पूरे करने में लगे रहना, शिकार करने में लगे रहना। जब कोई पूछे तो राजा जी कहाँ गए? शिकार पे गए हैं। शिकार पे नहीं गए हैं तो कहाँ गए? मुंबई में रेस कोर्स में रेस पे जुआ खेल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बुरे राजा थे, राजा आमतौर पे सारे ही ऐसे थे, वो भी ऐसे ही राजा थे, जनता से खास मतलब नहीं था। ये पहुंचे माउंटबेटन उनके पास, उन्होंने कहा कि राजा जी 15 अगस्त से पहले फैसला कर लीजिए, नहीं तो मामला फंस जाएगा। यहां तक हिंट किया कि अगर आप पाकिस्तान में जाएंगे तो भारत ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, यदि आप भारत में आएंगे तो पाकिस्तान ऑब्जेक्शन भी करेगा, झगड़ा भी करेगा, लेकिन उस झगड़े को मैनेज किया जा सकता है भारत की ओर से, कोई बड़ी बात नहीं है। हरि सिंह ने कहा कि और अगर मैं कहीं ना जाना चाहूं, स्वाधीन रहना चाहूं तो? माउंटबेटन ने कहा कि सैद्धांतिक रूप से आप ऐसा कर सकते हैं, पर व्यावहारिक समझ ये कहती है कि चल नहीं पाएगा। दो विरोधी देशों के बीच में जो फंसेगा वो स्वतंत्र रह नहीं पाएगा, ये सामान्य इतिहास यही कहता है। हरि सिंह कन्विंस नहीं हुए। अंत में तय हुआ, उस समय 2-3 लोग और भी थे। हरि सिंह से माउंटबेटन ने कहा कि ठीक है, मैं कल सुबह दिल्ली जाऊंगा, आपसे मिलते हुए जाऊंगा। सुबह माउंटबेटन फिर पहुंचे उनके महल में और कहा कि उन्हें बुलाइए, बात करनी है। हरि सिंह की एक खास अदा थी, जब वो नहीं मिलना चाहते थे एक चिट्ठी भेजते थे कि मेरे पेट में दर्द है। तो उनके एक अधिकारी ने चिट्ठी ला के दी, इसमें लिखा था कि साहब के पेट में दर्द है, अभी नहीं मिल पाएंगे। वही पेट का दर्द बाद में सिर का दर्द हुआ। नहीं मिले उस दिन हरि सिंह, माउंटबेटन को लौटना पड़ा। ये बात जून की है, जिसके केवल 2 महीने बाद भारत स्वाधीन होने वाला था। हरि सिंह टालते रहे कि मैं फैसला ना करूं। उधर उस समय कश्मीर में एक खास फिनोमिना दूसरा भी था। हरि सिंह हिंदू थे, जनता मुस्लिम ज्यादा थी। अगर आप पूरे कश्मीर को मिला लें, जो कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भी उसका हिस्सा मान लें, तो उस समय आबादी का ठीक ठाक हिस्सा 70% से कुछ ज्यादा हिस्सा मुस्लिम्स का था। इस वजह से जिन्ना मान के चल रहे थे कि कश्मीर हमें मिलेगा, और भारत का स्टैंड ये था कि भारत तो सेक्युलर स्टेट है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि हिंदू है कि मुसलमान है, कोई भी हमारे देश में आ सकता है। तो भारत का स्टैंड ये था कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में हिंदू मुसलमान कोई भी आ सकता है, इससे क्या फर्क पड़ता है। और पाकिस्तान को लगता था कि मुसलमान यहां ज्यादा हैं तो हमें मिलेगा। एक व्यक्ति उस समय हुआ शेख अब्दुल्ला, जिसके पुत्र फारूक अब्दुल्ला, जिनका पुत्र उमर अब्दुल्ला है। शेख अब्दुल्ला अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से पढ़ के गए, MSc करके गए। उनकी कोई बैकग्राउंड नहीं थी, वो किसी अब्दुल्ला के बेटे नहीं थे। समझिए बात का मतलब, अब्दुल्ला के बेटे थे लेकिन पॉलिटिक्स बड़ी फैमिली से नहीं थे। इतना पढ़ा लिखा होनहार व्यक्ति था, जब जम्मू कश्मीर गया जहां का वो था, उसने वहां नौकरी चाहिए तो नौकरी नहीं मिली। ऐसा कहते हैं कि नौकरी उस समय वहां पर हिंदुओं को ही मिलती थी, क्योंकि शासक हिंदू था, वो मुसलमानों को बहुत अच्छी नौकरियां देने से बचता था। इससे शेख अब्दुल्ला नाराज हो गए। पढ़े लिखे थे, बोलना अच्छे से आता था। उन्होंने कश्मीर वैली में आंदोलन चलाया राजा के खिलाफ, कश्मीर छोड़ो आंदोलन। यहाँ भारत छोड़ो चल रहा था, वहाँ कश्मीर छोड़ो चल रहा था। और वो इतने अच्छे वक्ता थे कि देखते ही देखते जनता उनके साथ में आने लगी, और वो इतने पॉपुलर हो गए वैली में, कश्मीर घाटी में, जम्मू में नहीं, लद्दाख में नहीं, वैली में इतने पॉपुलर हो गए कि लोगों ने उनको अपना एकमात्र नेता जैसा मानना शुरू कर दिया। और उनका एक ही स्टैंड था कि ये व्यक्ति यहाँ से हटना चाहिए, राजा हरि सिंह।
लोकतंत्र होना चाहिए, इलेक्शंस होने चाहिए। और मजे की बात है कि शेख अब्दुल्ला समाजवादी भी था, सोशलिस्ट था, सेकुलर आदमी था। उसने मुस्लिम लीग को लगभग नफरत की निगाह से देखा। जिन्ना ने बहुत कोशिशें की कि कश्मीर को कंट्रोल करने के लिए शेख अब्दुल्ला को मिला लें। शेख अब्दुल्ला का सिंपल स्टैंड था कि मुस्लिम लीग से बात तक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें हिंदू मुसलमान बांट के नहीं देखना है, हमें कश्मीरियत पर काम करना है। वो पॉपुलर हो गया। एक ऐतिहासिक संयोग ये भी है कि शेख अब्दुल्ला और नेहरू दोस्त थे। मैं इतना ही कह रहा हूं, इसके आगे कुछ लोग कहते हैं कि दोस्ती में कहा ले जा कश्मीर, ऐसा नहीं होता है, बेकार की बातें हैं। दोस्त इसलिए थे कि दोनों समाजवादी थे, सोशलिस्ट थे, सेकुलर थे। और क्योंकि शेख अब्दुल्ला कश्मीर में बहुत लोकप्रिय था, इससे नेहरू को लगता था कि जनता की सरकार बनेगी तो बेहतर होगा, राजा की सरकार बेहतर नहीं होगी। इन्हीं सब कंफ्यूजन्स के बीच 15 अगस्त 47 हो गया। 15 अगस्त हो गया, कोई फैसला नहीं हुआ। पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ रही थी, उसको कश्मीर के बिना पाकिस्तान का नक्शा अधूरा अधूरा दिख रहा था। जिन्ना एडमेंट थे कि कश्मीर चाहिए। कश्मीर का राजा ढुलमुल, कुछ बोले ही नहीं। जिन्ना मिले तो हाँ सोचेंगे, ये मिले तो सोचेंगे। वो डरा क्यों हुआ था? उसको लगा कि भारत में मिला तो नेहरू लोकतंत्र और समाजवाद के समर्थक हैं, लोकतंत्र लाके मानेंगे और मेरा शासन चल नहीं पाएगा। शासक बनेगा शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला से वो इतना गुस्से में रहता था कि शेख अब्दुल्ला के आंदोलन की वजह से उसे शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार करवा रखा था। शेख अब्दुल्ला 1946-47 में गिरफ्तार थे, जेल में थे, राजा ने गिरफ्तार करवा रखा था। अगर वो पाकिस्तान में जाना चाहता तो क्या चिंता थी कि पाकिस्तान इस्लामी शासन है, इस्लामी शासन में हिंदू राजा चल नहीं पाएगा, तो उनका इस्लामीकरण इसको नहीं छोड़ेगा, भारत का लोकतंत्रीकरण राजशाही को स्वीकार नहीं करेगा। वो चाह रहा था कि मैं राजा बना रहूं, जो कि संभव था नहीं उस दौर में, तो चुप रहा। इधर पाकिस्तान की तरफ से गलती हुई, बड़ी गलती हुई, जिसकी सजा उसने भुगती, और हम थोड़ा और समझदार होते, हम शायद ज्यादा फायदे में होते। 20 अक्टूबर 1947 का प्रसंग है ये। इस प्रसंग का वर्णन अगर आपको ठीक से पढ़ना हो, मैंने जो सोर्सेस पढ़े हैं इसके लिए, एक तो रामचंद्र गुहा की पुस्तक है इंडिया आफ्टर गांधी, इंडिया आफ्टर नेहरू। इन दोनों में जो जो प्रसंग कश्मीर के बारे में है, अलग अलग चैप्टर्स में, उन सबको मिला के पढ़ेंगे तो आपको एक मुकम्मल तस्वीर समझ में आएगी। ऐसे ही एमजे अकबर की एक किताब कश्मीर के बारे में है, कश्मीर बिहाइंड द वेल, ऐसा कुछ है। एक किताब बहुत प्रसिद्ध पत्रकार हैं, एक उनका नाम थोड़ा सा भूल रहा हूं अभी, वो है कश्मीर 1947 वर्जन्स ऑफ हिस्ट्री। उसमें यह बताया कि 1947 में जो घटनाएं घटी उनकी अलग अलग व्याख्याएं क्या क्या हैं, और एक एक दिन की घटनाएं, एक एक घंटे की घटनाएं बता रखी हैं। और एक एजी नूरानी है जिन्होंने भी कहा है कि सरकार का ये कदम असंवैधानिक है। अभी तो ये भी डिबेट है ना कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या स्टैंड लेने वाला है। जो सरकार के समर्थक कानूनविद हैं वो सब कह रहे हैं कि एकदम ठीक है। जैसे आप मुकुल रोहतगी से पूछें तो एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, या सुभाष कश्यप से पूछे एकदम शानदार है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप पूछेंगे एजी नूरानी से, वो कहेंगे असंवैधानिक है। अभिषेक मनु सिंघवी असंवैधानिक है, कपिल सिब्बल असंवैधानिक है। तो संवैधानिक है या नहीं ये भी डिपेंड करता है किस पार्टी से जुड़े हुए हैं, इस पर तय होता है। और जिन वकील ने कुलभूषण जाधव का केस लड़ा था, क्या नाम था उनका? हरीश साल्वे। हाँ, हरीश साल्वे ने भी कहा कि संवैधानिक का कोई दिक्कत नहीं है, एकदम नेचुरल है, सही है। पाकिस्तान को लगा कि अगर हम हमला करते हैं कश्मीर पर तो ये बात इस तरह से आएगी कि पाकिस्तान ने आक्रमण किया है, इसलिए हमारा स्टैंड कमजोर हो जाएगा। लेकिन जूनागढ़ को देख चुके थे, जैसी जनता विद्रोह करती है तो उसके बाद वो बात माननी पड़ती है जो जनता कह रही है, चाहे शासक ने कुछ भी कर दिया हो। और जिन्ना को भरोसा था कि जनता पाकिस्तान के पक्ष में है, तो जिन्ना ने सोचा कि हम सैनिक अभ्यास नहीं करेंगे। अपनी ही सेना के एक सीनियर व्यक्ति अकबर खान को ये जिम्मा दिया गया, और अकबर खान ने वजीरिस्तान के ट्राइबल मुस्लिम्स की एक फौज को, जिसको आज़ाद कश्मीर सेना कहते हैं, आज़ाद कश्मीर फौज कहते हैं, उसको तैयार किया।
पाकिस्तान की सेना के बहुत सारे लोग असैन्य वेशभूषा में शामिल हुए। ये मैं सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा हूँ, ये बात पाकिस्तान ने यूएन के सामने मानी थी बाद में, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। और 20 अक्टूबर को करीब 10,000 लोगों की सेना वजीरिस्तान, जो पाकिस्तान का हिस्सा है, वहां से निकली और श्रीनगर की ओर बढ़ी। ट्रकों में, बहुत सारे ट्रक उन्होंने लिए, 1000-2000 ट्रक, उनमें वो सब लोग निकलना शुरू हुए। इसके बारे में पता चला हरि सिंह को। हरि सिंह को पता नहीं क्यों बहुत भरोसा था अपनी सेना पर। उसने कहा कि देखो, मेरी सेना जब तक है ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे हमारा। हरि सिंह के ब्रिगेडियर थे राजेंद्र सिंह, जो शहीद हुए इस युद्ध में। उन्होंने कहा कि हुजूर, एक बात का ध्यान रखिए, आपकी सेना में 50-60% लोग जो सैनिक हैं, सिपाही हैं, वो मुसलमान हैं, वो आपके प्रति निष्ठा रखते हैं। लेकिन अगर उस सेना ने उनको ये प्रलोभन दिया कि हम इस्लामी राज्य बनाएंगे, तुम्हारा ओहदा बढ़ेगा, सुविधाएं बढ़ेंगी, तो ये खतरा है कि वो उनके पक्ष में चले ना जाएं, क्योंकि सैनिक बहुत गरीब होता है और ऐसे लालच आराम से नहीं छोड़ सकता है। हरि सिंह को लगता था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हरि सिंह ने कहा ठीक है, युद्ध करते हैं, मैं चलता हूं। राजेंद्र सिंह के मन में भाव आया कि अरे भाई, तुमसे ना हो पाएगा, तुम छोड़ दो इस बात को। कहा कि आप रुकिए, हम देखते हैं, चिंता मत कीजिए। ये सेना अगले 1-2 दिन में मुजफ्फराबाद पहुंच गई। मुजफ्फराबाद का मतलब जो अभी आज़ाद कश्मीर, जो पाकिस्तान बोलता है ना, पीओके, जो पीओके की राजधानी है, वो मुजफ्फराबाद है, जो श्रीनगर से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर है। एबीपी न्यूज पे एक प्रोग्राम आया था, प्रधानमंत्री सीरीज थी, उसका 3rd एपिसोड जो है, मैंने उसमें से भी कुछ तथ्य लिए हैं। बड़ी अच्छी रिसर्च है उनकी भी। ज्यादा तथ्य मैंने लिए हैं जो 2 पुस्तकें बताई हैं, उनमें से कुछ तथ्य वहां से भी लिए हैं। मुजफ्फराबाद वो पहुंच गए। अब सिर्फ 150 किलोमीटर की दूरी पर श्रीनगर है और वो सब हथियारबंद लोग थे। अब राजा को घबराहट होनी शुरू हुई कि कैसे मैनेज करें, और वो चाह नहीं रहा था कि मैं भारत या पाकिस्तान का हिस्सा बनूं, तब तक भी नहीं चाह रहा था। अगले दिन ये लोग और आगे बढ़ते बढ़ते उरी के पास पहुंचने वाले थे, जिस पर फिल्म आई है अभी, हाउस द जोश, वही वाली। उरी का मतलब हुआ कि श्रीनगर से लगभग 100 किलोमीटर के आसपास की दूरी। ये बात है 23 अक्टूबर की। और राजा को अब लगने लगा कि मामला बिखरेगा। और सबसे रोचक बात, यहां आते आते राजा की सेना के मुस्लिम सैनिकों के बड़े हिस्से ने विरोधी सेना को ज्वाइन कर लिया, जिसकी चिंता राजेंद्र सिंह को थी, पहले से थी। तब राजेंद्र सिंह ने कहा कि अब आप छोड़िए, हम मैनेज करते हैं, आप यहां से भागिए। राजा को श्रीनगर से जम्मू भगाया गया और राजा ने पहले दिल्ली फोन किया कि मुझे बचा लीजिए। तो दिल्ली से वीपी मेनन गए श्रीनगर। तब श्रीनगर से जुड़ने का एक ही संपर्क था, हवाई संपर्क। कोई सड़क नहीं, कोई ट्रेन नहीं, कुछ नहीं। मेनन ने कहा कि बताइए क्या चाहते हैं। उसने कहा मैं फंस गया हूं, मुझे बचाइए। तो उनका कि ठीक है, मैं बात करता हूं दिल्ली जाके। मेनन दिल्ली आए। मीटिंग में पटेल, नेहरू, माउंटबेटन सब बैठे हुए थे। मेनन ने बताया कि राजा ने गुहार लगाई है। अच्छा, नेहरू पटेल शायद हेल्प कर भी देते, माउंटबेटन ने स्टैंड लिया कि जब तक कश्मीर भारत का हिस्सा है ही नहीं, हम सैन्य सहायता कैसे दे सकते हैं। और यदि वो भारत का हिस्सा नहीं है फिर भी आप सेना भेजते हैं, इसका मतलब आप अभी अभी आजाद हुए और अभी से अंतर्राष्ट्रीय युद्ध लड़ने लग गए आप। 47 की बात है, 45 में यूएन बना है। दुनिया भर को उम्मीद है कि यूएन से अंतर्राष्ट्रीय युद्ध रुकेंगे। यूएन की उस समय ख्याति बहुत ज्यादा थी। यूएन बनाने वाले देशों में से एक देश का प्रतिनिधि माउंटबेटन था। तो उसने कहा कि युद्ध लड़ना ठीक नहीं है। हाँ, अगर कश्मीर भारत का हिस्सा होता तब उस पर हमला होता तो हमारी जिम्मेदारी बनती थी। तो वीपी मेनन वापस लौटे और बताया कि ऐसी स्थिति है। इस बार राजा ने अपने प्रधानमंत्री को, उस समय वहां के प्रधानमंत्री थे मेहरचंद महाजन, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बने। हमारे भारतीय सुप्रीम कोर्ट के एक जज हुए मेहरचंद महाजन। वो उससे पहले कश्मीर के पीएम थे, हिमाचल प्रदेश के रहने वाले थे। धर्मशाला अगर आप कभी जाएंगे तो वहां उनका बहुत अच्छा घर है। मेहरचंद महाजन और वीपी मेनन ने राजा से बात की कि ऐसे बात नहीं बन पाएगी। और तब अंत में राजा तैयार हुआ इस चीज के लिए कि एक्सेशन करेंगे। तैयार भी कब हुआ,
उरी पहुंच चुकी है सेना, मतलब उनकी सेना। राजेंद्र सिंह के पास एक ही तरीका था कि उरी में या उड़ी में एक पुल था, वो अकेला रास्ता था श्रीनगर जाने का। राजेंद्र सिंह ने उस सेना के पहुंचने से कुछ घंटे पहले उस पुल को ध्वस्त कर दिया। अब उस पुल के ध्वस्त होने के बाद कश्मीर की सेना वहां नहीं जा सकती, वो सेना यहां नहीं आ सकती। इस वजह से 2 दिन आजाद कश्मीर सेना को रुकना पड़ा उरी में मैनेज करने के लिए कि हम कैसे क्रॉस करें इस रिवर को। वो 2 दिन ना मिलते तो कश्मीर पर विवाद हो ही नहीं रहा होता, तो सीधे सीधे पाकिस्तान का हिस्सा हो गया होता। इसी प्रोसेस में ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह की जान चली गई, उनकी मौत हो गई। पर वो 2 दिन दिलवा गए कश्मीर को, उन 2 दिनों ने कश्मीर को बचा लिया। अब ये लोग इतने शैतान बुद्धि के लोग थे, मतलब जंगली किस्म की हरकतें कर रहे थे उस समय। इनको आना था कश्मीर में इस्लामी शासन स्थापित करना था, लेकिन वो कबायली लोग थे। जैसे ही उड़ी को पार किया, अगले दिन यानी कि 25 अक्टूबर को 2 दिन के गैप के बाद ये पहुंच गए बारामूला। बारामूला की घटना इनमें से हर पुस्तक में, टीवी चैनल में, सब में विस्तार में बताई गई है। ये इतने बड़े भूखे भेड़िए थे, इतने हिंसक किस्म के लोग थे कि बारामूला पहुंचकर ये एकदम अराजकता की स्थिति में आ गए और वहां की हजारों स्त्रियों का बलात्कार किया, गैंग रेप किया। ईसाई हॉस्पिटल से, कुछ मिशनरीज के हॉस्पिटल से, स्कूल से, उनकी जो टीचर्स थी, नन्स थी, उन सब से गैंग रेप हुए, हत्याएं हुई। हिंदू और ईसाई औरतों के साथ जो किया वो किया, मुसलमान औरतों के साथ भी बलात्कार किए। और बारामूला की वो त्रासदी आज तक बारामूला के लोग याद करते हैं। कहते हैं कि जनसंख्या 1/3 बची बारामूला की उस समय, इतना कत्लेआम मचाया इन लोगों ने। और ये सब राजा को खबर मिल रही थी। राजा जम्मू चला गया था पर खबर तो मिल ही रही थी। और बारामूला से श्रीनगर की दूरी है 50 किलोमीटर दूर। 26 अक्टूबर को यह सेना श्रीनगर की ओर बढ़ी और 26 अक्टूबर की शाम तक, लगभग रात होते होते, श्रीनगर को घेर लिया पूरा का पूरा। और अभी तक जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं बना है। राजा जम्मू में है। वीपी मेनन रुक गए थे श्रीनगर में सिचुएशन देखने के लिए। 25 अक्टूबर को उनको भी भागना पड़ा वहां से मेहर चंद महाजन के साथ। और राजा ऐसा था कि सारी कारें खुद ले गया था। एक खटारा जीप बची थी, उसमें बेचारे दोनों लोग, मेहर चंद महाजन भी और वीपी मेनन भी भागे उस जीप से। एयरपोर्ट पहुंचे किसी तरह से, रोते पीटते, फिर बचे। इधर माउंटबेटन अड़े हुए हैं कि एक्सेशन के बिना बात नहीं बनेगी। अंत में वीपी मेनन और मेहरचंद महाजन दिल्ली आके इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का डॉक्यूमेंट लेके वापस जम्मू गए और राजा से कहा, 26 तारीख की बात है, राजा से कहा कि अब कश्मीर को बचाने का अकेला उपाय है कि आप इस पर साइन कर दें, क्योंकि कल सुबह कश्मीर, मतलब श्रीनगर में तबाही मचने वाली है। बारामूला बर्बाद हो चुका है, श्रीनगर सेना पहुंचने वाली है, आज आखिरी रात है, वरना कल तबाही हो जाएगी 27 अक्टूबर को। तो राजा ने उस पर साइन कर दिया और साइन होते ही ये दोनों पहुंचे दिल्ली वापस। और राजा उस रात को सोया 26 अक्टूबर को। बहुत प्रसिद्ध कथन है उसका, इतिहास में जिक्र आता है इसका, उस टीवी सीरियल में भी और हर जगह जिक्र आता है। जब सोने गया तो अपने एडीसी को अपनी पिस्तौल निकाल के दी और कहा कि अगर सुबह ये खबर ना मिले कि भारतीय हवाई जहाज श्रीनगर पहुंच गए हैं तो मुझे उठाना मत, मुझे गोली मार देना, मैं उठना नहीं चाहता हूं। ये कह के पिस्तौल दे के सोया 26 अक्टूबर की रात को, साइन करने के बाद। अब जो लोग कश्मीर की आजादी के समर्थक हैं वो कहते हैं कि विलय पत्र की भाषा पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि राजा ने कंडीशनल तरीके से हाँ बोला था। ये बात सही भी है। आप उस विलय पत्र को अगर पढ़ें, मुश्किल से 2 पेज का विलय पत्र है, लेकिन उसकी भाषा सच में ऐसी है कि देख के लगता है कि वो कंडीशनल था। एक तो ये लोग अपना नाम इतना निबंध जैसा लिखते थे ना, उसे नाम क्या लिखा है शुरू में, मैं श्रीमान इंदर महेंद्र राजराजेश्वर महाराजा धीराज श्री हरि सिंह जी, जम्मू एवं कश्मीर नरेश तथा तिब्बत आदि देशाधिपति, जम्मू एवं कश्मीर राज्य का शासक, ये उसका नाम है। इतने में निबंध पूरा हो जाता है यूपीएससी में, देखिए ये उसका नाम था।
ऐसे ऐसे करता हूं कि, फिर कई कंडीशन है कि मैं सहमति दे रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि बात का कोई संविधान मानूंगा आपका, इसका मतलब ये नहीं कि बात का कोई एक्ट आपका मानूंगा। हम केवल 4 चीजें या 3 चीजें आपको दे रहे हैं, डिफेंस, विदेशी मामले, संचार और आनुषंगिक का मतलब इन्हीं से जुड़ी हुई और चीजें जो हैं। इसके अलावा बाकी सब हमारा रहेगा, हम और कुछ नहीं दे रहे आपको, ये सब लिखा हुआ विलय पत्र में। और इसलिए कई लोग कहते हैं कि विलय पत्र की भाषा देख के लगता है कि जम्मू कश्मीर ने विलय पत्र पर साइन करने से पहले इंश्योर किया था कि हमारी आजादी बची रहे। इस पर तथ्य यह है कि 565 रियासतों ने जो विलय पत्र साइन किया, सबकी भाषा 100% समान है, यही भाषा है। और मजे की बात है कि एक विलय पत्र टाइप हुआ था, बाकी उसकी फोटोकॉपी थी सारी की सारी। फोटोकॉपी का मतलब ठीक वही चीज, अब फोटोकॉपी हुआ कि फिर से टाइप हुआ, पता नहीं क्या हुआ। बीच में खाली स्थान थे, उन खाली स्थानों में भरना होता था राजा को अपना नाम और अपने साइन करने की डेट, इतना ही मामला था, इसके अलावा कोई मामला था ही नहीं। अगर आप देखना चाहें कि जम्मू कश्मीर के राजा का विलय पत्र क्या है, ये विलय पत्र है, सारा टाइप किया हुआ है। यहाँ वो निबंध है, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये नाम है 2.5 लाइन का नाम, पूरा का पूरा विलय पत्र टाइप किया हुआ पूरा का पूरा। इसके बाद अंत में केवल साइन करना है और डेट लिखनी है। डेट लिखिए 26 अक्टूबर 1947 और 47 में टाइप किया हुआ, क्योंकि सबने 47 में किया था। केवल डेट 26 अक्टूबर, नीचे साइन किया हुआ है। 26 अक्टूबर की रात को जब दिल्ली पहुंच गए ये लोग, तो पटेल, नेहरू, माउंटबेटन, इनकी मीटिंग हुई। पटेल और नेहरू का स्टैंड ये था, सेम स्टैंड था कि हमें जम्मू कश्मीर की मदद करनी चाहिए, सैन्य सहायता देनी चाहिए। अब तो भारत का हिस्सा बन गया। अच्छा, भारत का हिस्सा बनने का मतलब विलय पत्र पर वो साइन करे, उसके बाद माउंटबेटन भी साइन करे, तब होगा पूरा, तब तक पूरा नहीं होगा। माउंटबेटन कह रहे हैं कि इस समय सैन्य हस्तक्षेप ठीक नहीं रहेगा। नेहरू थोड़ा विनम्र रहते थे, पटेल गुस्से में आ जाते थे। पटेल ने कहा क्यों ठीक नहीं रहेगा, उस बेचारे ने साइन करके भेजा है, खत्म होने वाला कश्मीर, क्यों ठीक नहीं रहेगा। तो माउंटबेटन ने सेना के प्रमुख को बुलाया, जो ब्रिटिश आदमी था। उसने कहा रिसोर्सेस कम है, अभी अभी आप आज़ाद हुए हैं, कैसे मैनेज करेंगे, संसाधन कम है। पटेल ने कहा संसाधन देख लेंगे बाद में, अभी अब बचाओ कश्मीर को। अरे 4 दिन भूखे रह लेंगे, ऐसा क्या है, करो ना, उसको तो बचाओ। अंत में तय हुआ, माउंटबेटन ने कहा ठीक है, फिर मैं इसे स्वीकार करता हूँ। और 26 की आधी रात के बाद, 12 बजे के बाद 27 तारीख सुबह इस पर साइन किए माउंटबेटन ने, और अपनी हैंडराइटिंग से डेट लिखी है 27 अक्टूबर 1947। 27 अक्टूबर को उन्होंने साइन किया, यानी एक्सेशन 27 अक्टूबर को पूरा हो गया।